अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। हर गुजरते दिन के साथ मुस्लिम लीग नून को जहां ये यकीन हो चला था कि उन्होंने हुकूमत तश्कील देनी है, विक्ट्री स्पीच से लेकर अब तक के सफ़र में बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की झोली में आकर ज़रूर गिर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पुराने इत्तेहादियों से जो अपसेट्स किए जा रहे हैं उसका सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो नून लीग को हुकूमत बनाने में सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ना तो वफाकी वजारतों के ख्वाह हैं और ना ही हुकूमती बेंचेस पर बैठना चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सेनेट चेयरमैन के ओहदे से लेकर सदारत के ओहदे तक तमाम अहम और कलीदी ओहदों पर अदर दैन वज़ीर आज़म के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेने के ख्वाह भी है और उस पर अपना कैंडिडेट भी लाना चाहती है। आज JUIF जो कि एक और पुरानी इत्तेहादी है और PDM में अरसा दराज तक नून लीग के सही और गलत फैसलों को सपोर्ट करती रही है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे उसमें न सिर्फ मैंडेट चोरी किया गया बल्कि ये पार्लियामेंट भी एक जाली पार्लियामेंट बनेगी। और उन्होंने नून लीग को दावत भी दे दी है कि वो उनके साथ अपोजिशन बेंचेस पर आकर बैठें बजाय इसके कि हुकूमत बनाई जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो सियासी जमात जिसने बज़ाहिर अक्सरियत सबसे ज़्यादा हासिल की, भले आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में हो, भले इंतखाबी निशान मौजूद ना हो, उस इंतखाबी जमात के हवाले से अभी तक जो सिचुएशन है वो वाज़े नज़र नहीं आती है। एक तरफ उनके बहुत से उम्मीदवार ये बात कर रहे हैं कि उनको ज़बरदस्ती हरवाया गया है। फॉर्म 45 से लेके फॉर्म 47 तक का जो सफ़र है उसमें उनके नताइज को तब्दील कर दिया गया है और उसके साथ साथ वो भी ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और अदालत आलिया इस हवाले से कोई मुफस्सिल अगर फैसले जारी करें तो फिर शायद नताइज में तब्दीली भी आ सकती है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाले दिनों और हफ्तों में जो स्ट्रैटेजी है वो इस सियासी जमात का मुस्तकबिल का तयन जरूर करेगी। पार्लियामेंट में रहते हुए जिस तरह दावा किया जा रहा है PTI की तरफ से कि वफाक में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन भी हो सकेगा या फिर नहीं? इसी के ऊपर बात करने के लिए पहले सेगमेंट में मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, ना सिर्फ सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ हैं बल्कि आजकल बड़ा वोकल होकर गुफ्तगू भी कर रहे हैं और जो पार्टी पॉलिसी है उसके ऊपर सबसे मुस्तनद आवाज़ इनकी इन दिनों समझी जा रही है। रऊफ साहब, सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए और सर आपको मुबारक भी हो कि आपकी जमात बगैर इंतखाबी निशान के मैदान में उतरी लेकिन उसके बावजूद भी कामयाबियां समेटी। लेकिन सर इस वक्त जो सिचुएशन है, PTI क्लेम ये कर रही है कि हम 2 सूबों में और वफाक में हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आ रही है। पंजाब में नून लीग को अक्सरियत बज़ाहिर मिल रही है और वफाक में भी उनके साथ इत्तेहादी शामिल हो रहे हैं। थैंक यू सना। ठीक कह रही हैं आप एक लिहाज से कि जी चोरों डाकुओं का गिरोह जो है वो किसी ना किसी तरीके से मस्टर कर लेता है मेजॉरिटी, और वो भी मेरा ख्याल है ये जो गिरोह है चोरों डाकुओं का, ये भी मस्टर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये किसी पार्लियामेंट्री तरीके से या डेमोक्रेटिक तरीके से ये लोग मस्टर नहीं कर रहे, बल्कि ये हर गैर जमहूरी और गैर आइनी जो हरबा वो इस्तेमाल किया गया है। रात के अंधेरे में हमारा इस इलेक्शन को चोरी किया गया है, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है। हमारे अपने एक अंदाजे के मुताबिक 70 से ज़्यादा वो सीटें हैं नेशनल असेंबली की जिसके ऊपर डाका डाला गया है। इसके अलावा पंजाब असेंबली में इससे भी ज़्यादा सीटें हैं जिनके ऊपर डाका डाला गया है। तो वो एक हमारे लिए एक लीगल बैटल है सना, वो हम लड़ेंगे, वो हमने शुरू कर दिया है। बहुत सारी पिटिशंस जो हैं वो मूव हो रही हैं और हमारे पास इस दफ़ा मुस्तनद प्रूफ्स मौजूद हैं। इसके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की शक्ल में मुस्तनद प्रूफ है। मुझे नहीं समझ आती कि अगर इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेजुडिस के बावजूद जो कि उनकी रही है PTI के बारे में, उस प्रेजुडिस के बावजूद भी किस तरीके से इस किस्म के मुस्तनद सबूतों को मुस्तरद कर सकेगी और वो PTI के खिलाफ फैसला दे सकेगी। सो एक लड़ाई है, एक बैटल है, एक लीगल बैटल है जो हम लड़ेंगे। इसके अलावा KP में जैसा कि आपको पता है खुद भी कि हमें 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा वहाँ वोट पड़े हैं और सेंटर में भी सबसे बड़ी जो है सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो PTI है, वो PMLN नहीं है या पीपल्स पार्टी नहीं है। तो टेक्निकली और जो जमहूरियत की जो इंशानिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसके मुताबिक जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसका हक होता है कि वो हुकूमत बनाने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हमें इसका हक भी नहीं देंगे। लेकिन मुझे एक सवाल की इजाजत दें। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नंबर इस वक्त PTI के कैंडिडेट्स के पास हैं। सर MWM और जमात इस्लामी से भी मिलने की कोशिश की गई लेकिन अभी जमात इस्लामी इस हवाले से क्लियर नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई इत्तेहाद किसी स्टेज पर मौजूद नहीं है। लेकिन सर अगर हुकूमत बनानी भी हो तो आपको किसी न किसी पार्टी को तो साथ मिलाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से बानी चेयरमैन ने कहा है कि इत्तेहाद नहीं किया जाएगा।
तो फिर बाकी पार्टीज के साथ अगर आप मिलते भी हैं बिलफर्ज, अगर हम ये इमेजिन कर लें, तो क्या हुकूमत बनाने का नंबर पूरा हो सकता है? देखिए जी, हुकूमत बनाने का नंबर तो हमें हमारा अपना तय पूरा हो सकता है, अगर ये अच्छा। हमारे लूटे हम्म। हुए जो सीट्स हैं वो हमें वापस करें, जो हमारा हक है, जो हमारा ठीक। आईनी हक लूटा गया हम्म। है रात के अंधेरे में, वो हम्म। वापस करें, हम्म। तो हमारी 170 से 75 सीटें बनती हैं नेशनल असेंबली में सिर्फ। हम्म। दूसरी बात ये है कि आपने बात की, एमडब्ल्यूएम की बात की और हम्म। जमात इस्लामी के साथ हमारे, देखिए ये इत्तेहाद जो है ये एक्चुअली कोई उस किस्म की कोalition नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि हमारा इलेक्शन सिंबल जो है वो चुराया गया। एक बदनीयत इलेक्शन कमीशन ने हमारा इलेक्शन सिंबल हम्म। चुराया, जिसकी वजह से हमें जो स्पेशल सीट्स हैं उसमें से हमारा कोटा जो है उससे डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया गया। अब इन 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 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इत्तेहाद करने का जो वजह है वो यही है कि इनके साथ इत्तेहाद करके पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें हमारी जो रिजर्व सीट्स हैं उसके ऊपर अपना कोटा मिल जाएगा। सो बिल्कुल हमने सही। फैसला ये किया, मैं दोहरा देता हूं, कि सेंटर में और पंजाब में हम एमडब्ल्यू के साथ इत्तेहाद करेंगे, लेकिन केपी में हम्म। हम पीटीआई की प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगे, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही अपनी लीगल बैटल जो है उसको लड़ेंगे। जमात इस्लामी के साथ हमारा इस सिलसिले में कोई कोalition का या किसी किस्म के इत्तेहाद की कोई बातचीत अब नहीं हो रही। ठीक। अच्छा सर, जमात इस्लामी के साथ यानी इसका मतलब है अभी अब कोई आगे फर्दर निगोशिएशंस नहीं होंगी किसी भी टर्म के ऊपर, ऐसा ही नहीं है? नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन जमात इस्लामी के साथ हमारे राब्ते हैं वो हम बरकरार रखेंगे जी। ठीक। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू सर और भी जिस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी वो ये कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने पीटीआई के बैनर तले कंटेस्ट किया, लेकिन कंटेस्ट करने के बाद वो दूसरी जमातों में चले गए, नून लीग उसमें सरफहरिस्त है। तो अब पीटीआई उनके लिए क्या लीगली कुछ कर सकती है, या अब जो भी है प्रोसेस तो है लेकिन उसको बर्दाश्त करेगी, क्योंकि अब कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जो कि हाईजैक कर लिए जाएंगे? एक कैंडिडेट अभी तक हाईजैक हुआ है जी, लाहौर से हमारा, और वो उसके खिलाफ जो लीगल बैटल है वो हम इनिशिएट करेंगे, पार्टी डिसिप्लिन के तहत भी उसको नोटिस वगैरह जारी किए जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि अगर इसने फ्लोर क्रॉस किया है ठीक। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके मुताबिक इसकी पकड़ भी हो सकती है। वो हम पूरा पूरा जो जो भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है उसको हम फुली एक्सरसाइज करेंगे और हम आखिरी कदम तक जाएंगे। ठीक। अच्छा, एक और से टेक्निकल सवाल वो ये कि क्योंकि जब एमडब्ल्यूएम या जमात इस्लामी या किसी और पार्टी से इत्तेहाद करने की बात की जा रही थी तो उसका एक मकसद था कि अक़लियतों की जो नशिस्तें और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो ली जाएं। लेकिन सर आज अंसार अब्बासी साहब ने भी एक कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो तयशुदा वक्त होता है इलेक्शन कमीशन को उसमें नाम देने होते हैं, तो शायद पीटीआई इत्तेहाद करके भी वो नशिस्तें हासिल ना कर सके। अगर आप इस हवाले से रहनुमाई कर सकें कि क्या स्टेटस है जमात का? अंसार अब्बासी की बात आप ना ही किया करें तो बेहतर है, क्योंकि वो इंसान एक एजेंडा के तहत कॉलम्स लिखता है, वो जी एजेंडा जी। के तहत अल्फाज बोलता है, सो उसका रिटन एंड स्पोकन वर्ड जो है वो प्री सोल्ड होता है, वो अच्छा। बिका हुआ था। चलिए, लेकिन टेक्निकल सो ग्राउंड के ऊपर मैं अगर सर आप बता सकें। मैं हाँ, जी मैं जी। आपको बताता हूँ। जो सेंटर में हमारा इत्तेहाद एमडब्ल्यूएम के साथ है, जी। तो मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि जी उन्होंने एक अपनी जो लिस्ट थी सीट्स की वो भेजी हुई थी। हम उसकी बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और अपना कोटा वहां से उनके साथ मिलके मांगेंगे। पंजाब में ये जो बात है ये इस तरीके से है कि उनका एक बंदा जो है उसको उन्होंने अपना टिकट भेजा था, लेकिन वो टिकट जो था वो उस तक नहीं पहुंच सका था किसी वजह से। सो उसको इंडिपेंडेंट के तौर के ऊपर उस टिकट के बगैर इलेक्शन लड़ना पड़ा था। वो इलेक्ट हो गया था, लेकिन वो वापस में इलेक्शन के बाद वो वापस एमडब्ल्यूएम में आ गया हुआ है। सो एक टेक्निकलिटी है जिसको हम फाइट करेंगे। हमारे वकला की टीम ने हमें बताया है कि वो हमारा फुल वहाँ हमें तवक्को है, कुलियतन तवक्को है कि जी वो भी हम हासिल कर लेंगे। जहां तक केपी का है वो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया बिल्कुल ठीक। कि हम बिल्कुल लड़ाई ठीक। वो जो है लीगल बैटल है वो पीटीआई नहीं, के बिल्कुल प्लेटफॉर्म से क्लैरिटी, लड़ेंगे। बिल्कुल क्लैरिटी सर, आपकी मौजूदगी का फायदा ये कि बिल्कुल क्लैरिटी पॉलिसी की नजर आ रही है। अच्छा, एक और सवाल सर वो ये कि अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पीटीआई ने तो कह दिया है कि अगर हम नहीं हुकूमत बना सके तो हम चले जाएंगे अपोजिशन बेंचेस पर, लेकिन जेयूआईफे ने भी आज कह दिया है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे लेकिन हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? क्या पीटीआई को सप्रेस कर दिया जाएगा अपोजिशन में, या स्पेस नहीं दिया जाएगा? आप अपोजिशन की क्या शक्ल बनती हुई देख रहे हैं कि फिर आप इन पार्टीज के साथ तो फिर चलना पड़ेगा बहैसियत अपोजिशन पीटीआई को भी? देखिए, अपोजिशन में अगर हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल बात जी कर जी। रहे हैं, क्योंकि जी। अभी वो बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल। हाइपोथेटिकल बात में अगर हम अपोजिशन में जाते हैं, लेट्स से कि जी एक असेंबली जो है वो 24 घंटे में 48 घंटे में वजूद में आती है, तो हमारे पास वहाँ प्रिडोमिनेंट मेजॉरिटी होगी। मेरा ख्याल है कि उस वक्त हमारे तकरीबन 100 से ज्यादा वो लोग होंगे जो कि हमारे पास मौजूद होंगे। ठीक। इसके अलावा और
को आने, तो उसमें तो अब JUI तो वर्चुअली एज अ पॉलिटिकल फोर्स एलिमिनेट हो गई है। कितनी सीटें हैं उनके पास? 2 सीटें हैं, टोटल 2 सीटें हैं। तो वो हमें क्या थ्रेट दे सकती है? इसलिए मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में JUI का नाम भी नहीं लिया, बिकॉज़ इट्स नॉट इवन अ मेंशनेबल पॉलिटिकल पार्टी एनी लॉन्गर। दे हैव लॉस्ट ऑल पॉलिटिकल रेलेवेंस एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक, दैट बिल्कुल यू ठीक, नो दे वर एक्चुअली आउट। बिल्कुल सो ठीक। इसके अलावा जो बाकी छोटी जमातें हैं, मसलन अख्तर मैंगल साहब की जमात है, इसी तरह से महबूब खान अचकज़ई साहब की जमात है, ये इनकी एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है, अपनी जो भी पॉलिटिकल डोमेन में ये क्रेडिबिलिटी है, इनके साथ हम मिलकर बात करेंगे। बल्कि कल मैं जब खान साहब को मिलने गया, तो उन्होंने मुझे एक मैंडेट दिया है और मुझे उन्होंने ऑथराइज किया है, बल्कि उनका हुक्म है ये कि मैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ राब्ता करूं और पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए इनसे इनसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा हुआ। तो मैंने आज ये लिस्ट बनाई है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। इंशाअल्लाह ताला मैं 1 या 2 दिन में इनके साथ राब्ता करना शुरू करूंगा और अनकरीब कोशिश करेंगे कि हम एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए इन सब लोगों के साथ मिलकर एक कन्वेंशन किया जाए, इस्लामाबाद में या किसी और जगह में। सो इनके साथ हम बिल्कुल बिल्कुल मिल के आगे चलेंगे। ठीक, आखिरी सवाल सर कि CM पंजाब के लिए मरीम नवाज साहिबा का नाम आ रहा है। अब वहां पर भी PTI ने वोट तो अच्छा खासा लिया, नशिस्तें भी ली हैं और बराबर का मुकाबला है, लेकिन अगर कुछ लोगों को साथ मिला के नून लीग की गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर वहां पर भी क्या PTI ऑपोजिशन में जाना तरजीह देगी या हुकूमत बनाने में दिलचस्पी रखती है? देखिए, हमारा और इन पॉलिटिकल पार्टीज में फर्क यह है कि हम किसी किस्म का गैर जमहूरियत कंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मंडियां नहीं लगाएंगे, हम पैसे नहीं देंगे जमीर खरीदने के लिए, हम ये काम नहीं करेंगे। हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा माइंडसेट डिफरेंट है। हम एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं। अगर उस लीगल बैटल की कंक्लूजन के ऊपर हमारे पास सीटें आ जाती हैं तो हम उनको यूज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अदरवाइज ये लोग अपने हथकंडे इस्तेमाल करके, अपनी इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक्स इस्तेमाल करके हुकूमत बनाते हैं, तो अपोजिशन का बेंचेस जो हमारे लिए मौजूद है, हम वहां बैठ के अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बैटल ग्राउंड है और सफ़र है वो तवील है, लेकिन कम अज़ कम पॉलिसी के हवाले से PTI वाज़े है कि अगर हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिलता तो हम अपोजिशन बेंचेस पर ही बैठेंगे। लेकिन अब दिलचस्प सूरत हाल ये बन रही है कि अपोजिशन बेंचेस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तादाद आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती जा रही है और हुकूमती बेंचेस पर लगता यह है कि नून लीग को अपनी हुकूमत बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से जो पॉलिटिकल एलाइज हैं उनको शामिल करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले चंद घंटे और चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट है और इसी हवाले से क्या डेवलपमेंट पार्लियामेंट की सतह पर हो सकती है, इस हवाले से बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करने और इकट्ठा रखने की कोशिश कर रही है, लगता यह है कि उसमें कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। एक एक करके चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चाहे JUI हो, वो इत्तेहाद से अलहदा होते हुए ये पैगाम दे रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर और समझदारी का फैसला होगा कि इस वक्त की जो जमातें हैं बड़ी, जो साबका PDM का इत्तेहाद का हिस्सा रही हैं, वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे। लेकिन क्या ये सियासी जमातें ये अफोर्ड कर सकेंगी और दिल बड़ा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने का मौका दे सकेंगी? ये भी एक बड़ा फैसला होगा जो कि अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी वाज़ेह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के जो नताइज आए उसके बाद डिबेट ये चल पड़ी है कि आया इदारों की तरफ से खुद ही ऐसा मैदान सजाया गया या फिर वाकई वोट को इज्जत देने का नारा सही मायनों में 8 फरवरी को दुरुस्त साबित हुआ। कुछ ऐसे सीनियर सियासतदान थे जिन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लिया और अवाम ने जो फैसला किया खुले दिल के साथ ना सिर्फ उसे कबूल किया बल्कि उसके साथ उन लोगों को भी मुबारकबाद दी जो कि उनके ओपोनेंट कैंडिडेट्स थे। और इन्हीं सियासतदानों में से एक मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब थे जो उन अव्वलीन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले शिकस्त को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि दूसरे लोगों के लिए राह भी हमवार की और सच और खुलकर बात भी की। इसी वाले से बात करने के लिए खुद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए और मैं उन तमाम लोगों में शामिल हूं जो कि इस बात पे आपके मजीद मद्दा बन गए कि आपने डिफीट को एक्सेप्ट भी किया और आपने ये भी कहा कि जो जीत रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन सर, बाकी सियासी जमातें इतने खुले दिल का मुजाहरा क्यों नहीं कर पा रही हैं? जी, आपकी जरा नवाजी है, नवाजिश है। बाकी जमातें क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि वो इस खेल को बिगाड़ने में बहुत सी जमातों का तो अपना हिस्सा मौजूद। अब देखिए, हर हलके में पूरे पाकिस्तान में अब जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर जो फर्क अपनी जगह पर मौजूद तो है ही है, लेकिन ये सूरत हाल फिर बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी नोटिस कर ली
और बैरूनी जो ममालिक हैं उनके स्टेट डिपार्टमेंट्स, जिस तरह यूएस, अमेरिका से एक स्टेटमेंट आई, बरतानिया से आई, यूरोपीय यूनियन से आई, और हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी पाकिस्तान के अंदर जो ये क्राइसिस पैदा हुआ है उसके ऊपर स्टेटमेंट दी। तो बाकी जमातें अब इसलिए उसको तस्लीम करने से थोड़ी गुरेजा हैं कि शायद वो समझती हैं कि इसमें शिकस्त तस्लीम करने में कोई सुबकी है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन जीतने का नाम नहीं है, एक फराख दिली के साथ, खुले दिल के साथ अपनी हार को तस्लीम करना भी है। आप अपनी लोगों के सामने सोच रखते हैं और फिर ये लोगों का फैसला है कि वो किस सोच को, किस राय को पसंद करते हैं या किसको तरजीह देते हैं। अभी हमें नजर तो यही आ रहा है कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में जो लोगों ने जिस राय को और जिस सोच को तरजीह दी वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े लोगों को दी। बिल्कुल सही। तो इसको मानने में क्या हर्ज है? मैं तो आई डोंट नो क्यों लोग नहीं मान रहे, मेरी समझ से तो बाला अच्छा, लेकिन अब मुस्तफा साहब इसमें दो पहलू है ना। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करें, अभी रऊफ हसन साहब पहले सेगमेंट में मौजूद थे, उन्होंने कहा जी 70 से ज़्यादा नशिस्तें तो हमसे छीन ली गई हैं। लेकिन एक डिबेट ये भी हो रही है कि जी उन्होंने शायद पहले से फॉर्म 45 जाली बना लिए थे और वो उसको सर्कुलेट कर रहे थे, तो यानी उनकी पोजीशन को भी थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो आपके ख्याल में अब जो वो लीगल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, अंदाज़न आपको लगता है कि वो इतनी स्ट्रेंथ ले सकेंगे कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो? क्योंकि वो पंजाब में भी कह रहे हैं, वफाक में भी कह रहे हैं और केपी में तो बन ही सकती है उनकी हुकूमत आसानी से। देखिए, दो इस सवाल के जवाब में मैं दो नुक्ते आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो हर हलके के अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, बाकी उम्मीदवार भी थे। बिल्कुल। जिस तरह मैं इस्लामाबाद के 2 हलकों से उम्मीदवार था और मेरे पास भी जो अपने फॉर्म 45 हैं वो यही तस्वीर सामने लेकर आ रहे हैं कि यहाँ से जीत जो है वो तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए लोगों की हुई, उनके उम्मीदवारों की हुई, मुस्लिम लीग नून की नहीं हुई। तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों के पास जो फॉर्म 45 है ये उनका मामला नहीं है। दर्जनों कैंडिडेट्स और मौजूद थे हल्के में जिनके पास फॉर्म 45 हैं और वो यही सूरत-ए-हाल बयान कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की तवक्को रखना इस मामले में वो मेरे ख्याल से उससे कुछ नहीं निकलेगा। इलेक्शन कमीशन तो इसमें एक पार्टी है और धांधली के अंदर शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने खुद ही नोटिफिकेशंस इशू किए कि फॉर्म 47 जो है वो रोक दिए जाएंगे और नहीं इजरा उनका किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपने ही फैसले के बरअक्स लोगों को नोटिफाई भी कर दिया गया। हमें एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन की जरूरत है या हाई कोर्ट के जजेस की है जो इस मामले की तहकीक करें और उनके सामने तमाम एविडेंस रखी जाए और वो एविडेंस जो है फिर उसकी बुनियाद पर ये फैसला किया जाए कि क्या वाकई जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है या जो लोग जीते हैं जिनके पास फॉर्म 45 हमारे ख्याल के मुताबिक टेम्पर्ड हैं या वो जीते हैं। तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन तो कम से कम नहीं कर सकता, उसके ऊपर तो वैसे ही उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। अच्छा, अब सर जो पार्लियामेंट की सिचुएशन बन रही है, नून लीग की तरफ से पहले इंतजार किया गया विक्ट्री स्पीच का, फिर खैर चलें डिलेड सही, उन्होंने विक्ट्री स्पीच की। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि नून लीग जिस तरह पकड़ पकड़ के पार्टीज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, पीडीएम पार्ट 2 बनने जा रहा था लेकिन जेयूआईफे और पीपल्स पार्टी भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको लग क्या रहा है कि क्या पार्लियामेंट की सिचुएशन हैयत क्या बनने जा रही है? पीपल्स पार्टी ने कह दिया हम वजीर आजम का ओहदा नहीं लेंगे, लेकिन चेयरमैन सेनेट वो मांग रहे हैं, सदारत की कुर्सी वो मांग रहे हैं, तो बाकी इंपॉर्टेंट स्टेक्स तो वो लेना चाह रहे हैं। शायद इसलिए वजारत उज़्मा की कुर्सी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि एक तो ये कांटों का ताज है, आगे जो माशी हमारी सूरत हाल है, IMF के साथ जो एग्रीमेंट है वो मार्च में खत्म हो रहा है और उसके बाद एक नया एग्रीमेंट IMF के साथ करना पड़ेगा और फिर एक दफा बैक ब्रेकिंग कंडीशंस होंगी, गैस बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाई जाएंगी, तो कोई इस कांटों के ताज को पहनने के लिए तैयार नजर नहीं आता। दूसरा एक बड़ी वजह यह भी नजर आती है कि जमातें ये समझ रही हैं कि ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, बगैर मैंडेट के गवर्नमेंट होगी, इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होगी, तो इसके साथ अगर बैठेंगे और इसमें अगर पोजीशंस लेंगे तो उसके नतीजे में एक सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी अवाम के सामने, अवाम की नजरों में। इसीलिए मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी भी गुरेजा है, दीगर जमातें भी गुरेजा है कि इस बीमारी से जितना दूर रहा जा सके रहा जाए, वरना तो वो भी इस वायरस उनको भी लग जाएगा और अवाम की नजरों में वो भी खराब हो जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन सर अब ये पीपल्स पार्टी ने क्लियर नहीं किया कि हम अपोजिशन में ही बैठेंगे। उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है उसको भी हम वोट देंगे।
तो आपको लगता है कि अगर वो अपोजिशन में बैठेंगे तो पहला हक अपोजिशन लीडर का फिर पीपल्स पार्टी का होना चाहिए या फिर टेक्निकली पीटीआई का होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में ये फैसले जमातों के अपने भी नहीं है। ये फैसले, उनको पर्चियां आ रही हैं और उन पर्चियों की बुनियाद पे ये फैसले किए जा रहे हैं, बादल नखास्ता किए जा रहे हैं। और जहां तक ऑपोजिशन में बैठने का ताल्लुक है, तो ऑपोजिशन के मेंबरान की जो कौमी असम्बली के जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक जिसको सबसे ज्यादा अक्सरियत हासिल होगी, हिमायत हासिल होगी कौमी असम्बली के मेंबरान की, सिर्फ वही ऑपोजिशन लीडर बन सकेंगे। तो इसमें स्पीकर का रोल बड़ा अहम होगा। इस वक्त जो वाज़ेह बरतरी है वो पीटीआई से जुड़े लोगों की है, और अपोजिशन लीडर भी उन्हीं में से किसी एक को मुंतखब होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और सर जिसकी मैं चाहूँगी आपका भी ओपिनियन, आपने खुद ही अब वो नुक्ता उठा दिया, आपने कहा कि पर्चियाँ आ रही हैं और उनको बताया जा रहा है तो उस डायरेक्शन पर वो चल रहे हैं। अब जेयूआईफे की तरफ से जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी वही बात की, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन भी जाली इलेक्शन है और ये नताइज भी जाली हैं, हमारा मैंडेट भी चुराया गया। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये दो बड़ी पार्टीज उन नताइज को एक्सेप्ट क्यों कर रही हैं? इख्तिदार के लिए या फिर इनके पास भी कोई चॉइस नहीं है? इनको चॉइस दी ही नहीं गई। देखिए, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे वो सारों के लिए एक सरप्राइज थे। जो पिछले 1.5 साल में जो कुछ होता रहा, और स्पेशली जो एक बड़ा अपोनेंट था उसको पॉलिटिकल फील्ड से जब बाहर किया गया, उनसे उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया। फिर इलेक्शन के दिन की जो सूरत हाल थी कि मोबाइल फोन्स बंद कर दिए, नेटवर्क्स बंद कर दिए, ये भी इसका मकसद यही था कि एक जमात जिसकी ज्यादा प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर, कि उसको एक धचका मिल सके। लेकिन जब उसके बावजूद जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तमाम मीडिया ने दिखाने शुरू किए, तो सूरत हाल तो फौरन ही वाज़ेह हो गई थी कि अवाम ने इन सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल ठीक। तो अब जमातें जो है उनका इसको एक तो तस्लीम ना करना, और दूसरा आपके सामने है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के अपने फॉर्म 47 का मीडिया ने तज्जिया किया, या हमारे कुछ आपके कॉलीग्स ने, तो धज्जियां जो बिखेरी उनके फॉर्म 47 की, तो उसके बाद उनको तो मैं समझता हूं कि इस अमल में शामिल इस तरह रहकर अपने लास्ट लेग ऑफ पॉलिटिकल कैरियर को खराब करना किसी तरह से जेब नहीं देता था। लेकिन मुस्तफा साहब, माजरत, मुझे एक सवाल की इजाजत दें। आप अब कह रहे हैं कि उनको जेब नहीं देता, लेकिन ये इस पे तो हम पहले भी प्रोग्राम्स में, इंक्लूडिंग आप भी, मुझे याद है, बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद एक्चुअली कैंडिडेट भी नहीं थे प्राइम मिनिस्टर के। नून लीग तो उनको कैंपेन में इस्तेमाल करती रही है। क्या ये पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा था? मेरा ख्याल ये है कि मियां साहब कैंडिडेट थे। सिंपल मेजॉरिटी की सूरत में उन्होंने वजीर आजम बनना था। इलेक्शन के दिन जब वो वोट अपना कास्ट करने गए, तो वहां पर जब एक सहाफी ने सवाल किया, तो आपको जवाब उनका याद होगा कि जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, मखलूत हुकूमत की बात ना करें, जो भी हुकूमत आए सिंपल मेजॉरिटी के साथ मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो वो अपने ज़हनी तौर पर मुकम्मल तरीके से तैयार बैठे हुए थे। ये तो पाकिस्तान के लोगों को सलाम है, पाकिस्तान की आवाम को सलाम है कि जिन्होंने तमाम ऑड्स के अगेंस्ट इस सारी गेम को ही उल्टा दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल सर, कि ये भी एक फॉर्मूला, कल डिबेट इस पे भी हो रही थी कि शायद 2-2.5 साल एक पार्टी को दे दिए जाए, क़यादत के लिए 2-2.5 साल एक पार्टी को दे दिए जाए। अब ये बड़ा इंसेन किस्म का फॉर्मूला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मजाक भी पाकिस्तान के साथ हो सकता है या होने जा रहा है? या जो अगर गवर्नमेंट आती है, अगर उसको पूरे 5 साल मिलते हैं, तो क्या वाकई वो 5 साल मिल भी सकेंगे उसे? मेरा ये ख्याल है कि पहले 2.5 साल ही पूरे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, एक मौजज़े से कम नहीं होगा। दूसरे 2.5 साल के इंतजार में जो लोग अगर हैं बैठे हुए, तो वो खुद भी ये समझते हैं कि ये हुकूमत 6 महीने साल से ऊपर शायद ना चल पाए। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैंडेट नहीं है, तो उसके साथ ना मुल्क के अंदर ये रिफॉर्म्स लेके आ सकेंगे, ना इस्लाहात कर सकेंगे, ना मईशत दुरुस्त कर सकेंगे। सियासी बहरान खुदा ना करे लेकिन मजीद गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें ये तमाम जमातें भी उसको गहरा करने में शामिल हैं और इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सीनियर सियासतदान, मौजूद थे। यकीनन हल्का 41 और 48 से उन्होंने कंटेस्ट किया और उन चंद सियासतदानों में से थे जिन्होंने आवाम का जो मैंडेट है उसका एहतराम किया, नताइज को तस्लीम किया। लेकिन उसके बावजूद वो ये भी इस बात पर भी कायम है कि जिन नताइज को तब्दील किया गया बाद में, वो नहीं होना चाहिए था। आवाम के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए था। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद NA 48 से जो आज़ाद उम्मीदवार थे सैयद अली बुखारी साहब, उन्होंने अपना जो लीगल एस्पेक्ट अभी तक लिया है, जिस तरह वो अपने केस को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वो अव्वलीन उम्मीदवारों में से हैं जिन्होंने लीगल प्लेटफॉर्म्स को रुजू किया था और अपनी आवाज़ बुलंद की थी कि उनको कामयाब करार देकर बाद में
नाकाम करार दिया गया। इस पूरे प्रोसेस पे अभी तक वो कहाँ पहुँच सके हैं और कितनी उनको उम्मीद है, इस पर बात करेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत से हलके पाकिस्तान के ऐसे हैं जहां पर नताइज को रोका गया है या फिर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की गई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उनकी ये राय भी है और वो इस पर कायम भी है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो डिबेट अब चल पड़ी है 8 फरवरी से लेकर अब तक, वो जीते हुए थे, लेकिन जब फॉर्म 47 सामने आया तो उन नताइज में उनको बुरे तरीके से हरा दिया गया। ये वो तमाम कंटेस्टेंट्स हैं या ज़्यादातर वो कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी ये राय है कि उनकी जो लीड थी वो हज़ारों में थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको हराया गया तो यकीनन सॉलिड ग्राउंड के ऊपर इसमें ना सिर्फ सबूत होने चाहिए बल्कि ये भी साबित होना चाहिए कि फिर फॉर्म 45 के ऊपर किस बुनियाद के ऊपर उनको कामयाब करार दिया गया था। इस हवाले से बहुत से लोगों ने इलेक्शन कमीशन में भी रुजू किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हाई कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, और ये भी कहना अभी दुरुस्त होगा कि हो सकता है बहुत से हल्के ऐसे हों जहां पर जिन उम्मीदवारों को हराया गया है, ये जो नताइज में हारे हैं, वो उम्मीदवार वो नशिस्तें वापस लेने में कामयाब हो जाएं। इन्हीं हलकों में से एक इम्पॉर्टेंट हलका था NA 48 का, जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता है, और इस हलके से आज़ाद उम्मीदवार सैयद अली बुखारी साहब कामयाब हुए थे। रात गए तक उनकी जो लीड थी वो हज़ारों में थी, तकरीबन 30 से 40 हज़ार के करीब उनकी लीड थी, लेकिन जब सुबह नताइज आने शुरू हुए तो उसमें ये वाज़े तौर पर हुआ कि वहाँ से नून लीग के उम्मीदवार हिमायत याफ्ता जो कि खुर्रम नवाज साहब थे, जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार कंटेस्ट किया था, उनको कामयाब करार दे दिया गया। लेकिन अब इस हवाले से सबसे पहले चंद कैंडिडेट्स में अली बुखारी साहब शामिल होते हैं जिन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि उसके बाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और बड़े पुरुमीद हैं कि नताइज को तब्दील किया जाएगा और फॉर्म 45 के मुताबिक उनको कामयाब करा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स की तरफ से इस केस के ऊपर या इसी किस्म के जो बाकी हल्के हैं उनमें जिस तरह प्रोसीड किया जा रहा है, उस पर अभी इस स्टेज पे कहना क़ब्ल वक्त हो सकता है, लेकिन क्या उम्मीद की जा सकती है इन हल्कों के हवाले से, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अली खुद मौजूद है। NA 48 के खुद आज़ाद उम्मीदवार कंटेस्टेंट के तौर पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन इलेक्शंस में। अली बुखारी साहब, सर सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी कि रात गए तक 8 फरवरी को आप कामयाब हो रहे थे, लेकिन जब सुबह उठे तो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। तो ये हुआ क्या आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना, आपने मुझे आज बुलाया अपने प्रोग्राम में। एक्चुअली सबके सामने है जी, मेरी लीड जो है 45,000 प्लस है। जो मेरा मुखालफ कैंडिडेट था वो आज़ाद भी था, प्लस मुस्लिम लीग नून और तहरीके इस्तेहकाम का मुश्तरका कैंडिडेट, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी जितनी वोट भी आई वो मेरी लीड की भी आधी थी। मतलब मेरी 75,000 एज पर माई 261 मेरे पोलिंग स्टेशन थे NA 48 इस्लामाबाद से, उसमें से 260 का कंपाइल रिजल्ट मैं आपको दे के जाऊँगा यहाँ पर आज, जो फॉर्म 45 के मुताबिक है, और उसके मुताबिक मेरी वोट जो थी वो 75,000 थी। उसके बाद देन जो अदर कैंडिडेट थे उनकी 30,000 आ रही थी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की 18,000 की उनकी थी। देन TLP, और 11 बजे तक हमारे पास रिजल्ट 100% कंक्लूड हो चुका। 11:30 और 12 के दरमियान रात हो चुका था हमारा सारा वो हो गया, क्योंकि फॉर्म 45 आ रहे थे। तो हमने तो अपने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 200 प्लस लॉयर्स थे, हमारी सारी टीम बैठी हुई थी, एक्सेल शीट बन रही थी, उनके सारा स्कैन कॉपी जरूरत था, क्योंकि हम तो इस पे अवेयर थे कि इसके ऊपर तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने तो 0% टॉलरेंस लेवल भी और 0% आप इसे कहेंगे मेजरमेंट्स भी 100% पूरे किए थे, मेजरिंग जितने भी हमारे प्रोसेस थे। तो वहाँ पर 45,000 प्लस लीड आ गई, जुलूस जल से आ गए, हमारे पोलिंग एजेंट्स वापस आ गए अलॉन्ग विद देयर फॉर्म 45। बेसिकली तो व्हाट इज फॉर्म 45 जी, मैं आपको पहले ये बताऊं। फॉर्म 45 वो होता है कि जब आपके पोलिंग एजेंट्स हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे मुखालिफ कैंडिडेट बैठे हैं, मुस्तफ़ा के TLP के बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं। आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब खोलता है बॉक्सेस, उसमें वोट गिनता है, अच्छा अली बुखारी पैराशूट इतनी, द अदर वन इतनी, थर्ड फोर्थ जितने बैठे हुए हैं, वो कंक्लूड करके एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म के ऊपर वो लिखता है कि इसकी इतनी वोट्स हैं, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, और मेरे नज़दीक ये जीत है। काउंटिंग कंप्लीट होती है किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर, और उसके अंदर पीछे नीचे बैठे हुए जितने हमारे पोलिंग एजेंट होते हैं वो किसी भी पार्टी के, मेरे पोलिंग एजेंट के भी साइन होंगे, उसके साथ जो मेरे से हारा दूसरे नंबर का उसके भी, मुस्तफ़ा के भी, मुस्तफ़ा खोकर साहब के जो पोलिंग एजेंट था उसके भी साइन होंगे, उसके बाद TLP तहरीक लबैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी, सबके साइन होंगे, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस पर अपना थंब लगाएगा और उसकी एक एक कॉपी आपको दे देगा। हर पोलिंग स्टेशन में हर फॉर्म जी, मेरे पास 260 मौजूद हैं, 261 में से 260 मैंने टेबल पे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वीडियो दी थी। और उसके बाद सबसे पहला रिजल्ट, क्योंकि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में मेरे हल्का छोटा था, वहाँ पर पोलिंग आपकी टोटल 200,099 मतलब 2,99,000 वोटर्स थे, जिनमें से 1,57,58
51,000 वोट डले, 60-61% मेरा ये पोलिंग। क्रेडिट भी आपका है कि वोटिंग भी वोटिंग ठीक-ठाक भी हुई है, निकाली। बिल्कुल। देन उसके बाद वहाँ से जब हम पहले आए, मैं पहले खुद आया, मैं तो अवेयर था क्योंकि हम तो डे फर्स्ट से कह रहे थे कि आरओज जो हैं आपने गलत लगाए हैं, आरओज जो हैं बाइस्ड हैं, आरओज जो हैं आपने डीसी एडीसीजी इन लोगों को लगा दिया, एडीसीआर को। ये लोग तो ऑलरेडी हमारे खिलाफ पर्चे दे रहे हैं, इन्होंने बंदे हमारे बंद किए। मैं ऑन रिकॉर्ड बात करूंगा, मैंने 7 तारीख को भी बंदे अपने डिस्चार्ज करवाए, जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स ने किए, बेल आउट कराए। वजह क्या थी? आपकी कॉर्नर मीटिंग करा रहे हैं। मैं वो वाहिद आदमी हूँ NA-48 का, वाहिद आदमी जिसको एक शो कॉज नोटिस नहीं दे सके आपके ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे, क्योंकि मैंने अपने ब्रोशर्स पंफलेट्स डाले और मैंने डोर टू डोर कंपेन की। जिसके घर में मीटिंग करके आता हूँ वापस वहाँ पुलिस चली जाती है, मुझे बंदा छुड़ाना पड़ता है। नहीं, लेकिन अब आपका ये केस किस स्टेज पे है? आप हाई कोर्ट भी चले गए, इलेक्शन कमीशन में भी और यहाँ पर इलेक्शन डे जिस दिन सुबह पता चला, मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में दी, मैंने आरओ को दी। आज तक आरओ की शक्ल मैंने नहीं देखी, आरओ ने अपनी शक्ल नहीं देखी, अंदर ही नहीं आने दिया हमें उसने। इलेक्शंस हो रहे हैं, आरओ है, आपको मतलब ही इज द रिटर्निंग ऑफिसर। रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट हमारे पास उठाए हुए हैं और पता चल रहा है जी मैं यहाँ से 45,000 रुपये जीत रहा हूँ और मुझे 10,000 रुपये आ रहे हैं। प्रोसेस क्या हुआ जी? मैंने ये किया कि मैंने एप्लीकेशन मूव की सेम डे इलेक्शन कमीशन में, आरओ को भी दी। ठीक। रिस्पॉन्स आज तक नहीं आया। अच्छा, आपको अभी तक कोई इस पे जवाब नहीं? मैंने सैटरडे को रिट फाइल की, रिट फाइल की, कोई ऑनरेबल जज मौजूद नहीं था हाई कोर्ट के अंदर, रिट पेंडिंग पड़ी थी। उसके बाद मैंने दोबारा वहाँ से निकल के जब मैंने देखा कि जजेस नहीं है यहाँ पर, मैं गया दोबारा, मैंने पिटीशन फाइल की, दरखास्त अपनी दी ECP में एक और, अलॉन्ग विद USP, अलॉन्ग विद द कंप्लीट रिकॉर्ड जो मेरे पास कंपाइल हुआ था। मैंने वो पूरी पेपर बुक्स बनाई, हार्ड कॉपीज, मैंने वो दी। संडे को सुबह 11 बजे इन्होंने मुझे नोटिस आ गया 10 बजे का कि सुबह संडे 10 बजे आपको बुला लिया। मैं वहाँ अपीयर हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, मैं वहाँ पर अपीयर हुआ विद रिकॉर्ड। जब मैं वहाँ अपीयर हुआ तो मैंने कहा जनाब ये सेक्शन 92 है, मेरे बगैर आरओ कंपाइल नहीं कर सकता, रिजल्ट फॉर्म 47 दे नहीं सकता। उसने नमाज पढ़ा दी बगैर वुजू के। मतलब दिस इज समथिंग स्ट्रेंज। कैंडिडेट का होना जरूरी है, मेरा होना जरूरी है। अच्छा, साइन नहीं है मेरे, कुछ भी नहीं है, आप बुलाया नहीं है, नोटिस नहीं है। मीनवाइल मुझे वो कहते हैं जी कि आपको 1 बजे का नोटिस है। मैंने कहा बिल्कुल 1 बजे कंसोलिडेशन का नोटिस होगा, हमने मीडिया में देखा है, मुझे तो सर्व करना चाहिए, मैं तो मेन कैंडिडेट हूँ और मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ। वहाँ पर जब मैंने पेपर बुक्स दी, कमीशन ने स्टेटस को ऑर्डर अनाउंस कर दिया। 11 तारीख को संडे वाले दिन 10:30 और 11 के दरमियान उन्होंने स्टेटस को ऑर्डर अनाउंस कर दिया। मेरा कॉल लिस्ट पे 6 नंबर था। अब वहाँ पर जब मेरा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ गया कि कंसोलिडेशन प्रोसेस रुक गया, ठीक है जी, मैंने अपने जो हमारे सीनियर कौंसल्स थे, जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिनको मैंने अथॉरिटी लेटर्स दिए, मैंने कहा जाएँ देखें ये आरओ तो मिले हुए हैं, ये आरओ तो उसके खिलाफ तो मुझे जाती ग्रीवियंसेस है कि इसने ऐसा काम किया है, लोगों के मैंडेट चोरी किया। वो जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी हमें बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते, कोई बकला भी, आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ गया। तो हम लोग चले गए, चलें जी देखते हैं इसको 2-3 दिन के बाद जो भी डेट आएगी उसमें इलेक्शन कमीशन में। मैंने इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर्स थे, सुल्तान राजा साहब खुद चेयर कर रहे थे, मैंने चारों को पेपर बुक्स 500 पेजेस की दी। मैंने कहा जी वेरीफाई करा लें, बाहर भेज दें, मेरे कॉस्ट पे ट्रांजेक्ट करा लें पाकिस्तान से बाहर, बुला लें इनको। देन व्हाट हैपेंड, सुबह 12 बजे पता चला हमें मीडिया से कि जी नोटिफिकेशन हो गया। अब नोटिफिकेशन हो गया, कैसे हो गया, आपने खुद रोका हुआ है। मैंने उसके बाद फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी, कल लगी वो। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक क्वेश्चन किया, वैलिड क्वेश्चन था कि जी क्या इसकी वैलिडिटी, मेंटेनेबिलिटी। मैंने कहा सर इशू ये नहीं है मेंटेनेबिलिटी, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जब मेरे पास रेमेडी कोई नहीं है, अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बने। बिल्कुल ठीक, ठीक है। और पाकिस्तान में एक ही गजट आता है, उसमें 265 जितने भी आपके सिटिंग एमएनएज होते हैं, नोटिफिकेशन होता है। इनको इतनी क्या जल्दी थी? अब इन्होंने अगर वकीलों को हरा ही दिया तो दे हैव टू फेस द म्यूजिक एज वेल। अच्छा, शुएब शाहीन साहब की माजरत आपकी बात मेरे साथ है, वो भी उनका भी प्रोसेस इसी स्टेज यही पर हो रहा था, मेरा आ रहा था साथ, उनकी क्लब हो रही थी, इसलिए क्योंकि सारा प्रोसेस ये था। वहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मैं अभी बुलाता हूँ, सबको नोटिस कराएं आप। सेम डे उन्होंने फिक्स करके जितने कैंडिडेट थे उनको भी बुला लिया उन्होंने, और इमरजेंसी के अंदर उन्होंने जो भी प्रोसेस था वो अडॉप्ट किया, हमने अडॉप्ट करके आज के लिए रख लिया। मैंने उन्हें कहा सर ये सस्पेंड कर दें नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा सुबह बुला लेंगे, सुबह डिसाइड कर देंगे, फाइन इनफ। आज सुबह हम सारे अपीयर हो गए और यही क्वेश्चन रेज हुआ कि जी सब तरफ से आर्गूमेंट्स हुए, फॉर एंड अगेंस्ट सारे चलते हुए। मैंने कहा सर मैं आखिर में मेरा नंबर था, मुझे उन्होंने कहा अली बुखारी साहब आप बताएं। मैंने कहा सर बड़ी सिंपल सी बात है, इन द 20 years of my career, in the 2 decades, I have never seen such like orders कि एक कोर्ट जनाब ने ऑर्डर किया हो अपना रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, और क्या वो फील्ड में हो, इन फील्ड हो, तो जनाब उसको सुपरसीड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट के ऊपर बैठेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होगा, ओवर एंड अबव नहीं होगा। चीफ साहब ने कहा दिस इज द क्वेश्चन, मैंने कहा दिस हैज टू बी रिजॉल्व। जनाब ये अब तो सस्पेंशन की बात खत्म होगी ना, अब तो पार्टीज आ गई, सुन लिया आपने डिसाइड करनी है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स नहीं बने, आप नहीं बनाने, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनाएगा, नहीं है अभी तक, कहते हैं नहीं है। तो मैंने कहा फिर मेरे पास तो रेमेडी आप ही है ना,
अब आप यहाँ पर करेंगे, मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है, मेरा स्टेटस को ऑर्डर जो किया था ईसीपी ने वो स्टिल स्टैंड कर रहा है, तो जनाब ये सस्पेंड करें ना, उसके बाद नीचे जाए उन्हें अब जाके। अच्छा अली बुखारी साहब, क्योंकि आप हाई कोर्ट के प्लेटफॉर्म पर रुजू कर रहे हैं तो यकीनन आने वाले चंद दिनों में ये चीज़ हो सकता है कि किसी सही पोजीशन में वाजे हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अली बुखारी साहब, NA-48 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, और इनकी तरफ से जो चंद अवलीन आवाज़ें थी जो पाकिस्तान में आई कि हमारे साथ हल्कों में धांधली की गई है और फॉर्म 45 से लेकर जो 47 तक का सफ़र है उसमें नताइज को मैनिपुलेट किया गया है, ये वो लोग उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाई और लीगल प्लेटफॉर्म्स पर रुजू किया। इलेक्शन कमीशन और उसके बाद अदालत आलिया की भी यकीनन जिम्मेदारी है कि इन मसाइल को फौरी एड्रेस किया जाए, क्योंकि जो अगला सेशन अगली पार्लियामेंट है उसको किसी तौर भी जाली पार्लियामेंट का जो लेबल है वो नहीं मिलना चाहिए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।